हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का ही सेकेंड पार्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ईस्ट की तरफ चलना उनका शुरू हो गया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्यों आना चाहते थे इंडिया, क्यों आए थे इंडिया। ये जानने के लिए हम थोड़ा सा आपको ब्रीफली चलेंगे वर्ल्ड मैप के थ्रू। आप अगर वर्ल्ड मैप देखें ना, इसमें क्या है कि जो हमारा इंडिया है ना, यूरोप के साथ एंशियंट टाइम से मिडिल जो मिडिल टाइम हो नहीं, इस एंशियंट टाइम से ग्रीक के समय से ही हमारा ट्रेड इंडिया और यूरोप के साथ चल रहा था। और ये रूट जो है ना, इस रूट से होते हुए ये क्या था, मेडिटेरियन सी के थ्रू, ये मेडिटेरियन सी है, इसके थ्रू ही यूरोपियन कंट्री, जो ये पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। तो ये ग्रीक के समय से एंशियंट टाइम से ही हमारा व्यापार हो रहा था। जो बीच में अरब के मर्चेंट होते थे, यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते थे और इसे यूरोपियन कंट्री में बेचते थे। तो चूंकि उस समय भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा, मतलब कि था प्रॉफिट, उस समय भी प्रॉफिटेबल ये ट्रेड था। बट हुआ क्या कि 1453 को ऑटोमन एम्पायर ने इस वाले एरिया को कैप्चर कर लिया। ये तुर्की का पार्ट है। आपने पढ़ा होगा, जो तुर्की है वो एशिया और यूरोप को जोड़ता है, तुर्की। तो अब जब तुर्की पे कंट्रोल हो गया तो ये क्या हुआ कि इधर से रास्ते बंद हो गए इन यूरोपियन कंट्री के लिए। अब जब इधर से इधर वेनिस और जेनोवा ने भी रास्ता देने से मना कर दिया। तो जब अब इधर के जो जितने कंट्री यूरोपियन कंट्री थे, अब उनके लिए मेडिटेरियन सी के थ्रू व्यापार करना, जो ट्रेड करने का जो रास्ता था, अब वो बंद होने के बाद वहां के राजाओं ने सोचा, जो किंग थे उन्होंने सोचा कि अब कोई और ऐसा रास्ता खोजा जाए जो बिना किसी विरोध के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी अवरोध के वो इजिली ट्रेड कर सके इंडिया के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय तक एक अच्छी बात ये भी थी ना कि जो उनका शिप बिल्डिंग था या फिर नेविगेशन सिस्टम था, काफी हद तक डेवलप हो चुका था। तो सबसे पहले जो है ना, उसमें स्पेन और पुर्तगाल का एक अहम योगदान था। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। तो स्पेन के जो कोलंबस थे, सबसे पहले वो निकले थे इंडिया की खोज के लिए, परंतु वो पहुंच गए अमेरिका। और इस तरह से अमेरिका और यूरोप के जो है सी रूट का डिस्कवर करने वाले कोलंबस थे, जिन्हें आज भी अमेरिका के में एक कोलंबस डे के रूप में मनाया जाता है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और वो निकले थे इंडिया की ही खोज में, क्योंकि एक तरफ से रास्ते बंद हो गए थे। तो इसमें क्या होता है, पुर्तगाल के ही जो किंग थे उन्होंने भी इसमें कोशिश करना शुरू किया था, जो अन्य जो उनके और भी नाविक थे उनकी मदद से, कि वो एक नया रूट खोजना शुरू करें। तो जो वास्को डी गामा थे, उनके आने से, उनके मतलब निकलने से पहले ही इस वाले जो केप ऑफ द गुड होप है ना, इस एरिया की खोज हो चुकी थी। ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो पुर्तगाल के थे वास्को डी गामा, पहले इस रास्ते से होते हुए केप ऑफ द गुड होप आए, जिसकी खोज उनसे पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ उन्हें एक अरब और इंडियन मर्चेंट थे, मर्चेंट थे, जिन्होंने उनकी मदद की। और वो क्या किए, इसी रास्ते से होते हुए कालीकट केरल पहुंचे थे, ठीक है। और यहाँ और पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा थे, इन्होंने यूरोप और इंडिया का जो है, जो ट्रेड रूट था, इसकी खोज की थी। और इसके बाद से इंडिया और यूरोप के बीच जो ट्रेड था वो तेजी से बढ़ने शुरू हुआ। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है ना, जैसे जैसे जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल और यूरोप क्या करते थे, यहाँ से इंडिया से प्रोडक्ट खरीद कर पुर्तगाल में महंगे दामों पर बेचते थे। तो इससे क्या होता था ना कि उनका जो इकोनॉमी था पुर्तगाल का, तेजी से डेवलप होना शुरू होते हैं। तो जो अन्य यूरोपियन कंट्री थी, इनको देख के उनको भी ऐसा होता है कि उनको भी ग्रीडली अब इंडिया की तरफ देखना शुरू करते हैं। अब रही बात ईस्ट और वेस्ट की, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता है, ये देखिए। इसमें क्या है ना कि आप अगर मैप देखें इंडिया के पर्पज में, तो आप देखिए ये जो है ना, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं ना यूरोपियन कंट्री को, तो ये वेस्ट में पड़ती है और ये ईस्ट में पड़ता है। तो जो भी वेस्टर्न कंट्री, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का मतलब था, मतलब ईस्ट को दर्शा रहे थे, इस साइड को ईस्ट को दर्शा रहे थे। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडोनेशिया भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था उस समय। इंडोनेशिया को ईस्ट और इंडीज बोला जाता था, ईस्ट इंडीज बोला जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड बढ़ता चला गया पुर्तगालियों के साथ, तो अन्य जो यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने भी इंडिया की तरफ आना शुरू कर देते हैं। इसमें हम देखेंगे और बढ़िया से, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। मतलब इसमें क्या है ना कि 31 दिसंबर को, उस 31 दिसंबर और 1600 को एक चार्टर यानी कि एक आदेश पारित करते हैं। जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने एक चार्टर यानी कि एक आदेश पारित करती हैं, जिसके थ्रू उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ग्रांट मिलता है, सोल राइट का, एक अधिकार का, एक सोल राइट टू ट्रेड विद द
ईस्ट ईस्ट के साथ ट्रेड करने का उनको एक अधिकार मिलता है। इसका मतलब ये होता है मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ इंग्लैंड वुड कंप्लीट विद दिस ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि इस ट्रेड सोल राइट का अर्थ ये होता है कि अब इंग्लैंड की कोई और ट्रेडिंग कंपनी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसको चार्टर के थ्रू एलिजाबेथ फर्स्ट ने ग्रांट किया है उसके साथ वो compete नहीं कर सकते। इसका मतलब अब ये प्रतिस्पर्धा इसके साथ नहीं कर सकते। ओनली एक ही कंपनी होगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी जो ट्रेड करेगी इंग्लैंड में, और किसी को ये अधिकार नहीं था। विद दिस चार्टर कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन। इस चार्टर के थ्रू यानी इस आदेश पत्र के थ्रू जो कंपनी थी वो अपने ओशन के बाहर, ओशन की दूसरी तरफ वो खोज कर सकते थे और जो वेंचर अभियान चला सकते थे। वो नए भूमि खोज सकते थे जहां वो सस्ते दामों पर प्रोडक्ट खरीद कर उसको यूरोपियन कंट्री में महंगे दामों पर बेच सकते हैं। The company did not have to fear competition from other English trading companies. Mercantile trading company in those days made देखिए एक बात आप बता दूं, अब जो कि एक चार्टर के थ्रू एक इन्हें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्हें एक अधिकार मिल गया। अब इंग्लैंड की कोई और कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी है इनके साथ compete नहीं कर सकती, तो इनको जो कंपटीशन का जो डर था वो भी इनके अंदर से खत्म हो गया। असल में उस समय क्या होता था कि जो मर्सेंटाइल कंपनी थी, जो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी होती थी, मर्सेंटाइल का मतलब यहाँ पे आपको दिया है। मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, कोई भी कंपनी है जो ट्रेड के थ्रू प्रॉफिट अर्न करती है, यानी कि वो एक जगह से प्रोडक्ट खरीदते हैं उसे दूसरी जगह बेचते हैं, तो इस ट्रेड के थ्रू जो उनका प्रॉफिट होता है ना उसको मर्सेंट मतलब इस थ्रू जो भी कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको मर्सेंटाइल बोला जाता है। ठीक है, मतलब इसमें ए बिजनेस इंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरी थ्रू ट्रेडिंग। ट्रेड मतलब ट्रेड के थ्रू कोई बिजनेस एंटिटी है अगर वो प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको मर्सेंटाइल बोलते हैं। इन दो डे असल में उसमें क्या होता था, जो मर्सेंटाइल जो कंपनी होती थी उनका मेन जो मेन मतलब कि मेन मोटिव उनका होता था ना कि कोई भी उनके जो भी कंप्यूटर है उनको कैसे वो अपने रास्ते से हटाए, एक्सक्लूड करे। तो यही काम इस चार्टर के थ्रू भी एलिजाबेथ फर्स्ट जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने करवाने की कोशिश की और वो उसमें सक्सेस भी हुए। अब उनका इंग्लैंड में कोई कंपटीटर नहीं था, वो फ्रीली किसी के इजिली वो ट्रेड कर सकते थे बिना किसी कंपटीटर के। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो सस्ते में कहीं से प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं तो उसे अपने देश में और अन्य यूरोपियन कंट्री में महंगे दामों पर बेच सकते हैं, क्योंकि उनके देश में तो कोई कंपटीटर नहीं है। अन्य जो यूरोपियन कंट्री थे उनके साथ क्या था आप इसमें देखेंगे। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। अब जो ये चार्टर था वो केवल इंग्लैंड के लिए था, अन्य जो यूरोपियन कंट्री है इंग्लैंड के सिवा उनके उन पे ये चार्टर लागू नहीं होता था। वहाँ के कंट्री वाले खुद के अपने ट्रेडिंग जो कंपनी थी उन्हें स्टैब्लिश कर सकते थे और इस जो यूरोपियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके साथ वो compete कर सकते हैं। बाय द टाइम ऑफ फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले आपने इसमें देख सकते हैं, अगर मैं आपको इसमें मैप के थ्रू बताऊं तो ये आप देख सकते हैं ये वाला ब्रिटेन है। ये सबसे पहले आते हैं अफ्रीका कोस्ट ऑफ द गुड को ये केप ऑफ द गुड होप, देन आफ्टर ये पहुंच जाते हैं ये हुगली। ठीक है, हालांकि ये सबसे पहले पहुंचते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के थ्रू होते हुए वो पहुंचते हैं मछलीपट्टनम और देन वो इंडिया में धीरे धीरे वो अपना ट्रेड फैक्ट्री वगैरह लगाना शुरू करते हैं। तो इसमें ज़्यादा वो ओपनली नहीं दिया है इसने, ब्रीफली नहीं दिया। तो एक बात और बता दें आपको, अब देखिए जो ब्रिटिश थे उसको वहाँ उनको इंडिया में पहुंचने से पहले आपको पहले बताया था जो पुर्तगीज हैं उन्होंने ही इंडिया और यूरोप के बीच रूट खोज की थी। तो पुर्तगाली पहले इंडिया में पहुंच चुके थे और वो ट्रेड भी करना शुरू कर चुके थे वो। तो इस पहले से वो क्या उनका प्रेजेंस जो था वेस्टर्न कोस्ट में पहले से उनका बढ़ गया था। और उनका जो गोवा था इस आज पुर्तगालियों का सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में जाने वाली जो यूरोपियन कंट्री थी वो थे पुर्तगाली, और गोवा उनका बेसिक सेंटर था जहाँ से वो व्यापार करते थे। ठीक है, उनका मेन ऑफिस था पुर्तगालियों का गोवा में। इन फैक्ट ये वास्तव में इट वाज द वास्को डी गामा जो कौन थे, इट वाज वास्को डी गामा जो पुर्तगाली थे एक्सप्लोरर थे, उन्होंने ही इन रूट की खोज की थी इंडिया की 1498 में, यानी 1498 को पुर्तगाल वास्को डी गामा ने ही इंडिया और यूरोप के बीच के रूट का जो है ट्रेडिंग रूट है उसकी खोज की थी। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी होता है 1600 के बाद, जो 1600 के बाद जो है उसको 17th सेंचुरी बोलते हैं।
द डच टू, इसके बाद डच भी आए थे एक्सप्लोरिंग करते हुए, वो भी पहुंचे थे, और जो फ्रेंच है वो भी आए थे। अगर मैं आपको अगर उसका क्रम बताऊं ना, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आया डच, फिर आते हैं ब्रिटिश, और इसके बाद आते हैं डेनिश, डेनिश आते हैं, और इसके बाद आते हैं फ्रेंच। ये इतनी कंपनियां थी जो वन बाय वन इंडिया में एंटर होते हैं। ठीक है। तो द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वेयर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी यूरोपियन कंपनी इंडिया में आ चुके थे, वो एक ही चीज, एक ही प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे। एक ही प्रोडक्ट मतलब कि सेम प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते थे। इसमें जिस जहाँ भी इसका प्रोडक्ट है, जहाँ वो बेचना चाहते हैं, और उसका जो भी जिस प्रोडक्ट का दाम मतलब डिमांड ज़्यादा होगा, उसे वो खरीदना चाहेंगे। तो जो जो भी ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आए थे, उनका मेन मकसद था कि वही प्रोडक्ट खरीदना, और ये सभी लोग खरीदना चाहते थे। इसमें क्या क्या था, फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क। इसमें क्या था, कॉटन और सिल्क जो है ये कपड़े वगैरह बनाने में काम आते हैं, और भी चीज़ों में आता है। तो ये इंडिया में जो है ना फाइन क्वालिटी का मिलता था। ठीक है। तो इसकी काफ़ी डिमांड थी यूरोपियन कंट्री में। और इसके अलावा कुछ स्पाइसेस थे जो इम्पोर्टेंट थे, उनके लिए डिमांडेड थे, जिसमें था और पीपर, काली मिर्च है, क्लोव्स जो लौंग बोलते हैं, कार्डमम इलायची को, एंड सिनेमन, इसको दालचीनी, जो आप गरम मसाला देखे होंगे उसमें लकड़ी का पार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं सिनेमन। टू वेयर ग्रेट डिमांड, इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड था यूरोपियन कंट्री में। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनी इनोवेटिवली पुश्ड अप द प्राइस व्हेन दिस गुड्स कुड बी परचेज। अब देखिए जिस भी प्रोडक्ट को अब चूंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगा, धीरे धीरे उस प्राइस का जो है जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अब क्या होता है, एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। अब जो प्रॉफिट वो अर्न कर सकते थे, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। जाहिर स्वाभाविक है, जब वो चीज़ों को ज़्यादा दाम में खरीदेंगे, तो उनका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ा, और जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे थे, धीरे धीरे उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, और इस तरह से उनका प्रॉफिट भी डाउन होना शुरू हो जाता है। The only way to trading companies could flourish was by the eliminating the rival competitors। मतलब कि अब उनका एक ही रास्ता था, अब खुद फ्लोरिश यानी फलने फूलने का, जो ट्रेडिंग कंपनी थी उनका फलने फूलने का एक ही रास्ता था कि जो भी उनका राइवल यानी कि जो भी उनके विरोध में जो कंपटीटर्स हैं, उनको रास्ते से एलिमिनेट किया जाए, हटाया जाए उन्हें रास्ते से। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फायर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। अब क्या था, अब अपने अपने मार्केट को सिक्योर करने के लिए इनके बीच भीषण युद्ध भी होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या क्या करते थे, 17th और 18th सेंचुरी यानी कि 1600 और 1800 के बीच में क्या होता है, इनके बीच भीषण युद्ध होना शुरू हो जाता है खुद को मार्केट को सिक्योर करने के लिए। इसमें वो क्या करते हैं, जो रेगुलरली सैंक द ईच अदर शिप, और एक दूसरे के जो जहाज उसको डुबा देते थे, उनका रूट ब्लॉक कर देते थे। इसके अलावा जो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी उसमें लदा हुआ है जहाज में, उसको जहाँ भेजना है वहां जाने से प्रिवेंट यानी रोकते थे उसको। इस तरह से वो क्या करते थे कि अब जो ट्रेड था वो अब हथियारों पे लड़ा जाने लगा था। द ट्रेड वाज कैरिड ऑन विथ, अब हथियारों के साथ लड़ा जाने लगा था। और ट्रेडिंग पोस्ट वेयर, अब जो जहाँ ये वेयर हाउसेस इंडिया में थे, जहाँ पे प्रोडक्ट खरीद कर रखते थे फिर उन्हें एक्सपोर्ट करते थे, तो उस और जो एरिया थे उसको भी उन्होंने किलेबंदी करना शुरू किया। दिस एफोर्ट टू फोर्टिफाई द सेटलमेंट एंड कैरी एन पोर्टवेल ट्रेड आल्सो लेड द इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स। अब देखिए जो जो भी ये किलेबंदी कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो अब जो लोकल लोकल रूलर थे, वो भी इसका विरोध करना शुरू कर दिए थे किलेबंदी करने से। और प्लस और भी जो था कुछ प्रॉफिट को लेकर भी इनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, विवाद होना शुरू होता है। तो कंपनी देयरफॉर, अब इसलिए कंपनी क्या की, खुद को सेपरेट नहीं कर पाई, खुद को सेपरेट करना उनके लिए मुश्किल हो गया। जो ट्रेड फ्रॉम मतलब जो उनका ट्रेड था, उसको अब वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स, जो लोकल राजनीति थी, उससे खुद को अलग रखना इनके लिए मुश्किल हो गया था। अब लेट अस हाउ सी हाउ दिस हैपेंड। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ये सब कैसे हुआ। तो इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे मेरे साथ। कीप वॉचिंग, बाय बाय।